हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ भाई, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 9, 10th, 11th, 12th और नीट, इनके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियो के रूप में मिश्रा क्लासेस चैनल पर डाले जा रहे हैं। यूट्यूब में आप देख रहे हैं, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे जो भी हम नोटिफिकेशन डालते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। और आज हम एक और बहुत बड़ी बात तुमसे बताने जा रहे हैं। सरप्राइज है, संडे को 11 बजे ज़रूर वीडियो को आप देखें। संडे 11 बजे वीडियो खोल करके आप देखें, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो सरप्राइज मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे नीट आसानी से तुम्हारी निकलेगी, ठीक है। तो वो दिन दूर नहीं है जब संडे ना आ जाए। तो संडे में आप देखना 11 बजे दिन में विशेष सरप्राइज हम आप लोगों को देंगे। तो चलिए आज पढ़ा जाए। मैंने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। जरा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक मैंने बताया है न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों के मिलने से बनता है। दो चीज़ें कौन कौन सी है? नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, और प्लस क्या होता है? पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर। जब दो चीज़ें मिल जाती हैं तब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। दूसरी बात देखा जाए, न्यूक्लियोटाइड एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब तीन चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, एक है नाइट्रोजनस बेस और प्लस पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर, और प्लस क्या? फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप। जब यह तीन चीज़ें मिल जाती हैं तब क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहाँ पर मैंने नोट किया नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। या नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? प्यूरिन, और दूसरा कौन सा होता है? पायरिमिडीन्स। ये पायरिमिडीन्स होता है। अगर जो हम प्यूरिन की बात करें तो ये प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजनस बेस आते हैं। कौन कौन आता है? एक एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ग्वानिन को किससे? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन किसके अंतर्गत आते हैं? प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा कौन सा है? पायरिमिडीन्स। ये पायरिमिडीन्स के अंतर्गत तीन नाइट्रोजनस बेस आते हैं। कौन कौन सा आता है? एक साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा थायमीन, ये थायमीन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थायमीन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं, और यूरेसिल आरएनए पे पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो मैंने तुमको बताया न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों के मिलने से बनता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों के मिलने से बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप।
नेक्स्ट देखा जाए नाइट्रोजनस बेस, मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन के अंतर्गत कौन आता है? एडिनिन और ग्वानिन आता है। और पायरिमिडीन्स के अंतर्गत कौन आता है? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर की बात करते हैं, तो ये पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है। एक होती है राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। और दूसरी कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। तो याद रखना है पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। तो ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है। और न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। तो इतनी बात मेरी समझ से समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, इसमें डाउट नहीं होगा। इस पर पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन, मतलब 2019 पर इस पर क्वेश्चन आया था। और न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ज़रूर चीज़ें तुम्हें याद रखना चाहिए। आगे देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। हर शब्द के ऊपर, मेरे द्वारा बोले गए शब्द के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। और सिलेक्शन के लिए छोटी से छोटी चीज़ पर भी कंसंट्रेशन आपको नहीं बिगाड़ना है। कंसंट्रेशन बिगाड़ने का मतलब सिलेक्शन से हम दूर हो रहे हैं। देखा जाए क्या होता है, सपोज करिए ये नाइट्रोजनस बेस है, मान लेते हैं ये नाइट्रोजनस बेस है और ये पेंटोज शुगर है। ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। और ये क्या है? पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर है। इन दोनों के बीच में जो बांड होगा, मतलब कौन से बांड के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो तुम्हें याद रखना है इस बांड का नाम पूछा जा सकता है एन ग्लाइकोसिडिक बांड। कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बांड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बांड जरूर तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, अब पेंटोज शुगर यहीं पर हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं लंबा। यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप है। ये कौन सा है? PO4 ग्रुप है ये। अब नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप जिस बांड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उस बांड को क्या कहते हैं? तो इस बांड का नाम तुम्हें याद रखना है। क्या नाम है इसका? फास्फोएस्टर बांड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड कहिए या लिंकेज कहिए, दोनों बातें एक होती हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। दूसरी बात देखा जाए, सपोज करिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, मतलब ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड मान लेते हैं। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बांड के द्वारा जुड़ी रहेंगी? तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बांड के द्वारा जुड़े रहेंगे? तो जिस सिरे पर शुगर होती है उसे 3' कहते हैं, जिस पर फास्फेट होता है वो 5' कहलाता है। मतलब यहाँ पर ये 3' है और ये वाला कौन सा है? 5' है। तो आप क्या बोलोगे? 3' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
ये क्या होगा, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है, डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, 3' 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। और पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, फास्फोइस्टर बॉन्ड के द्वारा। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। तो ये बातें तुम्हें जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है। बॉन्ड पर क्वेश्चन आता है और भूल जाओगे तो सोच लीजिए 5 नंबर का सीधे सीधे लास्ट होगा, 4 तो गए ही गए हैं और 1 तुम्हारे सही में से भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन 4 नंबर का लास्ट हो जाएगा, इसलिए भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला पॉइंट नोट करिए, अ पॉलीमर्स दस फार्म, अ पॉलीमर दस फार्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री phosphate meiotic at 5 days end, of ribose sugar which is referred to as 5 days end a polynucleotide chain। अब देखा जाए क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये फास्फेट है, फिर शुगर है, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर। इस प्रकार से शुगर और फास्फेट की बैकबोन होती है। जब डीएनए की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तब तुम्हें बताएंगे और डिटेल। यहाँ पर एक चैन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब आपस में जुड़े हैं और तुमको मैंने बताया कहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, क्लियरली अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है। जिस सिरे पर फास्फेट होता है वो सिरा क्या होता है, 5 days एंड होता है। कौन सा सिरा होता है, 5 days फास्फेट होता है, ये 5 days फास्फेट। और जिस सिरे पर शुगर होती है ये क्या कहलाता है, 3 days हाइड्रोक्सिल कहलाता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, शुगर से क्या अटैच है, ये एक चैन की बात कर रहे हैं और ठीक इसी प्रकार से अपोजिट चैन होगी। तो देखा जाए क्या होता है, शुगर, तो शुगर के साथ में यहाँ पर क्या है, एडेनिन है। फिर शुगर के साथ यहाँ पर क्या होगा, थाइमीन होगा। फिर शुगर के साथ क्या होगा, ग्वाइनिन होगा। और फिर शुगर के साथ क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो इस प्रकार से ये एक चैन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। तो शुगर के साथ एडेनिन, फिर शुगर के साथ थाइमीन, फिर शुगर के साथ ग्वाइनिन और फिर शुगर के साथ क्या, साइटोसिन। डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में तुमको मैंने पहले ही बताया है, क्या बताया है, यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता है, यूरेसिल बेस इसमें नहीं पाया जाता है। तो एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की बात मैंने किया है। नंबर अगली हेडिंग दीजिए आरएनए, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें नोट करिए। इन आरएनए every nucleotide residue has an additional OH group, मतलब एक एडिशनल OH ग्रुप पाया जाता है at 2' पोजीशन इन राइबोस शुगर। मतलब अगर जो हम डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करें तो केवल एक OH ग्रुप पाया जाता है, लेकिन अगर जो मतलब OH ग्रुप कहाँ पर 3 कार्बन के साथ पाया जाएगा। अगर राइबोस शुगर की बात करते हैं तो 2 कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप पाया जाता है। तो राइबोस शुगर में 2 OH ग्रुप मिलेंगे और डीऑक्सीराइबोस शुगर में केवल एक OH ग्रुप पाया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट, इन RNA the uracil is found. In RNA, the uracil is found at the place of thymine. थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है और थाइमीन को क्या कहते हैं? 5-मेथाइल यूरेसिल। मतलब थाइमीन को ही क्या कहते हैं? ये मान लेते हैं क्या है, ये थाइमीन है, इसी को क्या कहते हैं? 5-मेथाइल, ये 5-मेथाइल यूरेसिल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं थाइमीन का अनदर नेम क्या है? तो 5-मेथाइल यूरेसिल है। नोट करके एक पॉइंट नोट करिए। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। डीएनए नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। डीएनए नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इन 1953 में दैट जेम्स वाटसन साइंटिस्ट हैं एंड फ्रैंकिस क्रिक, मतलब जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा produced by Wilkins and Franklins propose a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। तो विलिकन्स और फ्रैंकलिन्स ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा जो फोटोग्राफ तैयार किया था, उसी फोटोग्राफ की हेल्प से वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अब देखा जाए डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान से सुनिए। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स मतलब डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड का बना होता है। इस प्रकार से एक स्ट्रैंड मैंने ये बना दिया, ये 2 स्ट्रैंड मैंने बना दिया, एक स्ट्रैंड मैंने ये बना दिया और एक स्ट्रैंड हमने ये बना दिया, 2 स्ट्रैंड मैंने बना दिया। ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड हम बना रहे हैं, इस प्रकार से 2 स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड किसकी बनी होती हैं? ये शुगर फास्फेट, फिर शुगर फास्फेट। ये ध्यान रखना, अगर इस सिरे पर शुगर है तो इस सिरे पर फास्फेट होना चाहिए। यहाँ पर भी देखा जाए, इधर है फास्फेट शुगर, फिर फास्फेट शुगर। तो ये बात तुम्हें याद रखना है।
जिस सिरे पर फास्फेट ग्रुप होता है वो 5' एंड होता है और जिस सिरे पर शुगर होता है वो 3' एंड। तो यहाँ पर ये 5' और ये 3'। तो यहाँ पर देखिए दो स्टैंड ऐसी आपस में जुड़ी हैं जिनका एक स्टैंड कौन सा है 5' सिरा, दूसरा 3'। इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब दोनों स्टैंड एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों का रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ से यहाँ तक डीएनए के एक ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है और यहाँ से यहाँ तक डीएनए के एक हेलिक्स की लेंथ कहलाती है और लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक हेलिक्स के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर तो डिस्टेंस कम ज़्यादा आपको दिख रही है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होती है दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में। एक इससे जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन से, साइटोग्वाइनिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन से, फिर साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वाइनिन से, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन, फिर ग्वाइनिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा साइटोसिन, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन, फिर साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों ग्वाइनिन, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वाइनिन। मतलब ए किससे जुड़ता है, ए 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन से और सी किससे 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वाइनिन से। ये बात तुम्हें याद रखना है, ये बांड होते हैं हाइड्रोजन बांड और ये हाइड्रोजन बांड क्या करते हैं, डीएनए के हेलिक्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बात और तुम्हें याद रखना है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। हम एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस बता रहे हैं। डीएनए के अंदर देखिए यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता है, कहीं पर भी यूरेसिल बेस आपको नहीं दिखाई देता है। तो एक पॉइंट और नोट कर लेना, अकॉर्डिंग टू एरविन चिरगाफ, अकॉर्डिंग टू एरविन ERWIN चिरगाफ CHARGAFF, according to Chirgaf, in the double strand DNA, the ratio between A equal T, G equal C। मतलब जितना एडेनिन होगा उतने थायमीन होगा और जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वाइनिन होगा। एडेनिन क्या है, प्यूरिन, और ये क्या है पायरिमिडीन्स। ये क्या है पायरिमिडीन्स और ये क्या है प्यूरिन। मतलब एरविन चिरगाफ ने क्या बताया था, ये बताया था कि प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम ज़्यादा हो। और ये नियम किस पर लागू होता है, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए पर। तो चिरगाफ का रूल तुमसे पूछा जा सकता है, तो चिरगाफ का रूल ओनली एप्लीकेबल ऑन द यूकैरियोटिक सेल के डीएनए पर, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए पर लागू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू चिरगाफ रूल, क्वांटिटी ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ पायरिमिडीन्स, प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगली बात फिर बहुत इंपॉर्टेंट, द टू चैन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। दोनों चैनों की कॉइलिंग कैसी होती है, राइट हैंडेड फैशन में होती है, अगला पॉइंट नोट करिए, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर
the plane of one base pair sticks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bond confers stability of the helix structure, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंफर्म करती है। हाँ, तो मैंने क्या बताया है, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और संडे को 11 बजे आप लोगों के लिए हम विशेष सरप्राइज देंगे। सब्सक्राइब का ध्यान आता है, सरप्राइज देंगे। तो संडे को 11 बजे मिश्रा क्लासेस वीडियो जरूर देखें। आपके लिए जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए हम विशेष सरप्राइज संडे को देंगे। आप जरूर मिश्रा क्लासेस वीडियो को आप देखें और बेस्ट ऑफ लक, और खूब मेहनत करें, पूरी ताकत झोंक दें, जान झोंक दें, क्योंकि मात्र 6 महीने बचे हैं और 6 महीने बाद आप एक डॉक्टर के रूप में निकल के बाहर आओगे। बेस्ट ऑफ लक।